हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग से स्मृति पाठ को आगे पढ़ेंगे। पिछले कक्षा तक हमने पढ़ा था कि लेखक की भाई द्वारा दी गई चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती हैं और वो उपायहीन होकर कुएं के नीचे जाने लगता है जहाँ पर एक सांप रहता था। यह जानते हुए भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं की तरफ जाने लगता है और वह सोचता है कि मैं उस सांप को मार डालूँगा, क्योंकि इससे पहले भी उसने अनेक सांपों को मारा था। अब आगे पढ़ते हैं। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई, यानी कि लेखक का सिर घूम गया। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक, यानी कि जो नुकसान पहुंचाए, चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है। और फुकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी, यानी कि घात करने वाला, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर ही धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप के 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुआं का व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होती ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। उतरना तो था ही, यानी कि सांप को मारने के लिए खतरों से खेलकर लेखक को कुएं के नीचे उतरना ही था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। 1 इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्र चित्तता, यानी कि स्थिर चित्त ध्यान बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप के फूं करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया।
तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, यानी कि लेखक ने सांप को देखा और सांप ने भी लेखक को देखा, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा, आँखों से सुनने वाला जीव कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, अन्य इंद्रियों से मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या यानी कि झूठी और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था, पर हम दोनों अपने पैंतरों यानी कि खाली न जाने वाला उपाय पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक खाली न जाने वाला तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।